हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हड़प्पा कालीन जितने भी हमारे मृतभांड हैं, आभूषण हैं, ठीक है, इमारतें हैं, वास्तुकला, मूर्तिकला के संबंध में कुछ चीज़ें हमारी मिस हो चुकी थी। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से, ठीक है। तो उस मिस चीज़ों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है जो हमें हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, जिसमें हमारे दाढ़ी वाले पुजारी यानी कि अर्ध प्रतिमा जो हमें मिला हुआ है सिंधु घाटी से, ठीक है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमें कुछ और भी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी देखेंगे हम। दाढ़ी वाली जो अर्ध प्रतिमा है वो पाषाण की एक प्रतिमा है। यह प्रतिमा तिपतिया पैटर्न यानी कि शॉल ओढ़े एक दाढ़ी वाला इंसान, जिसकी दाढ़ी भी काफ़ी खुरदरी और ध्यान मुद्रा में हमें नज़र आ रहा है। साथ ही साथ वो सादी पटिका भी पहने हुए हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान मग्न ये दाढ़ी वाले बाबा यहाँ पर हमें नज़र आते हैं, ठीक है, ध्यान मग्न दाढ़ी वाले बाबा नज़र आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें एक पुरुष धड़ भी मिला है। पुरुष धड़ जो है वो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। ये मूर्ति पाषाण कला का एक नमूना माना जाता है, ठीक है। धड़ की दिशा आगे की ओर है और कंधे अच्छी तरह से पके हुए हैं, ठीक है। संभवतः सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों को सॉकेट छिद्र यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, यहाँ से वो जोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने ये हड़प्पा की वास्तुकला, मूर्तिकला और उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हड़प्पा के बाद हमारा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा मौर्य कला। मौर्य कला और मौर्य कला का स्थापत्य हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मौर्य कला जो कि हमारे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें समझ में आती है। इस मौर्य कला में अगर हम देखते हैं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित आगमन हो चुका था, मतलब बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आ चुका था। गंगा घाटी में धार्मिक और सामाजिक परिदृश्यों में भी परिवर्तन होने लगा था। गंगा घाटी में जब लौह युग शुरू हुआ तो लौह युग की शुरुआत में यहाँ पर एक नए प्रकार की सभ्यता विकसित हो रही थी, ठीक है। और वैदिक युग और वर्ण प्रथा, जाति प्रथा का विरोध करते थे, ठीक है। तो एक अलग तरीके की धर्म व्यवस्था आई जो कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करती थी, ठीक है। और ये ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था उसको भी विरोध करते थे। ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विपरीत ये अलग प्रकार की एक जो धर्म व्यवस्था है वो स्टार्ट हुई थी। और इसमें हम स्थापत्य और मूर्ति कला के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जब मौर्य काल की हम बात करते हैं तो मौर्य काल में हमें 2 प्रकार की कला नज़र आती हैं। एक हमें दरबारी कला और एक है लोकप्रिय कला। तो ये दरबारी कला क्या होती है? दरबारी कला बेसिकली दरबार में यानी कि राज महाराजाओं के द्वारा बनाए जाने वाली जो चीज़ें थीं उनसे संबंधित है, जिसमें महल, स्तंभ और स्तूप बनाए जाते थे। और जन साधारण से संबंधित जो कला थी उसमें हमारी गुफाएं थीं, मृतभांड थे और मूर्ति कला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ओके। आगे हम देखते हैं दरबारी कला को किस तरीके से, किस संदर्भ में और हम विस्तार से देख सकते हैं, तो हमें दरबारी कला यहाँ पर बेहतर ढंग से समझ में आएगी। मौर्य शासकों में राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से भी बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्य शुरू किए। स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में देखा जाता है।
तो स्थापत्य कार्यों में दरबारी कला का सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो हमारे महल या किले माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है, जो कि मगध साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जब पहली बार 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ और जब अलग अलग संस्कृति और अलग अलग महाजनपद अस्तित्व में आए, उसी समय हमारे भारत में एक अलग तरीके की व्यवस्था शुरू हुई, खासकर उत्तर भारत में। पाटलिपुत्र जो कि मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, मौर्य साम्राज्य से पहले भी पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, जिसमें मौर्य इनकी पाटलिपुत्र का जो किला है काफ़ी प्रसिद्ध किला माना जाता है। महल निर्माण का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक माना जाता है। मेगास्थनीज ने ऐसा लिखा है। मुख्य निर्माण सामग्री जो उस समय की थी महल बनाने के लिए, वो लकड़ी का प्रयोग होता था और वो इमारती लकड़ी हुआ करती थी, काफ़ी मजबूत लकड़ी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो ईरान में पर्सिपोलिस और अकमेनियन महलों से प्रेरित था, यानी कि ईरानी जो सभ्यता जो थी, उस सभ्यता में जिस तरीके के महल बनाए जाते थे ईरान में, उसी तरीके के महल चंद्रगुप्त मौर्य के ने भी बनवाए थे। ठीक है, आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर और भी चीज़ें हमें स्पष्ट होती हैं। इसमें हमें कुमराहार में अशोक का महल नज़र आता है। ये अशोक का महल कुमराहाल का एक महत्वपूर्ण महल है और इस महल में महल की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तियों की जो सजावट जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर स्तंभ देखते हैं। तो अशोक के कालखंड में जब हम स्तंभों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अशोक ने काफ़ी शिलालेख, स्तंभलेख, ठीक, ये सारे के सारे जो आर्किटेक्चर या फिर जिसे हम कहें वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। अशोक द्वारा बनवाए गए, अशोक द्वारा लगवाए गए कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख जो कि हमें इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राजकीय प्रतीक के रूप में अशोक द्वारा जो बनाए गए स्तंभ होते हैं उनका यूज़ किया जाता था। जैसे कि ये स्तंभ हमें नज़र आता है जो कि हमारा अशोका स्तंभ है, और ये राजकीय उपदेशों को लेकर के ये बनाए जाते थे, इन पर काफ़ी कुछ लिखा भी जाता था। ठीक है, जीत के उपलक्ष्य में भी हमारे स्तंभ राजाओं के द्वारा लगवाए जाते थे। ये जो स्तंभ हमें नज़र आ रहा है ये हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण स्तंभ है, और इस स्तंभ में हम काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। स्तंभ काफ़ी वेल पॉलिश्ड हुआ करते थे। कोई कोई स्तंभ वृत्ताकार होता था, तो कोई कोई स्तंभ हमारा पूरी की तरह एकदम वर्ग के आकार का हुआ करता था। इन स्तंभों के शिखर पर हमें अलग अलग जानवरों की प्रतिमाएं भी नज़र आती थीं, और ये स्तंभ एकास्म हुआ करते थे। ठीक है, काफ़ी पॉलिश हुआ करते थे, एकास्म प्रस्तर से ये बने हुआ करते थे ये स्तंभ। ठीक है, कुछ स्तंभ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि चंपारण बिहार में लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, और उड़ीसा में सारनाथ का स्तंभ, जो कि उड़ीसा में सारनाथ का स्तंभ काफ़ी महत्वपूर्ण स्तंभ है, और उड़ीसा में सारनाथ का स्तंभ की एक जो पिक्चर है, जो फ़ोटो है, वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम कि किस प्रकार से मौर्य काल में कला का विस्तार हुआ और किस तरीके से हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर, जैसा कि मैंने आपको कहा, सारनाथ स्तंभ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारनाथ स्तंभ का शीर्ष जो फलक है, सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है, जो कि इस तरीके से है, ऊपरी वाला जो हिस्सा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है, और ये 3D स्तर में बनाया गया है। तीनों ओर अलग अलग जानवरों की, अलग अलग जो हमारे पशु हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब हम इसमें देखते हैं सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष फलक है उसमें 4 दिशाओं में 4 पशुओं की जो प्रतिमा है, जो
स्थिति है वो यहाँ पर दिखाया गया है। पहला जो चौकड़ी भरता है वो है हमारा अश्व पश्चिम में, उसके बाद पूर्व दिशा में वृषभ, दक्षिण दिशा में हाथी और उत्तर दिशा में सिंह नज़र आता है। ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब इसका संकेत ये है कि ये पशु अनंत काल तक आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो हाथी का जो प्रतिमा है, जो हाथी का जो भाग है, 1 मिनट, यहाँ पर जो हमें हाथी का जो भाग नज़र आता है तो वो हमारा रानी माया का स्वप्न, जो हाथी रानी माया का स्वप्न यहाँ पर हमें दिखाया गया है। हाथी रानी माया का स्वप्न उसके गर्भ में प्रवेश करता हुआ श्वेत हाथी दर्शाता है, बैल राशि को दर्शाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं। इसमें मुंडक उपनिषद से लिया गया एक सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते का भी उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब होता है सत्य की सदा विजय होती है। देवनागरी लिपि में इसे नीचे उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, 4 सिंह सभी दिशाओं में धम्म का प्रसार करते हैं और बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हैं। इसे बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश और धर्म चक्र परिवर्तन की स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमारे स्पष्ट हो गई कि सारनाथ स्तंभ है वो कब बनवाया गया था और उसकी स्थिति या इसका जो संरचना है वो किस प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। 1 मिनट, आगे की चीज़ों को अगर हमें स्पष्ट करना है तो यहाँ पर हमें स्तूप के संदर्भ में भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। वैदिक काल में भारत में प्रचलित जो सभाधान टीले होते थे जहाँ पर शवों को दफनाया जाता था, उनमें हमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। ठीक है, उन टीलों पर अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए, ऐसा माना जाता है। वैदिक परंपरा से होते हुए भी स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये स्तूप वैदिक परंपरा से ही प्रचलन में थे, लेकिन जब ये बौद्ध काल प्रारंभ हुआ, मौर्य काल स्टार्ट हुआ, तो उन्हें स्तूपों को और महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया और इनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए। बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग 9 स्तूप बनवाए गए। इनमें 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें स्तूप में वह बर्तन था जिसमें वह रखे गए थे। ठीक है, तो स्तूपों की जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी आधारभूत संरचना है, वो इस प्रकार से है। स्तूपों को एक उल्टे कटोरे नुमा स्थिति में बनाया जाता है और उनके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है। क्या होता है? एक प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें हम स्तूप के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ये हमारा प्रदक्षिणा पथ होता है जिससे क्या लगाते हैं? हम परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ पर एक गेट होता है। इस गेट को, जो गेट होता है उसको हम तोरण कहते हैं। जो गेट होता है, गेट पर बहुत सारे आकृति, बहुत सारे चित्र इस तरीके से बनाए जाते थे, इसको हम तोरण कहते हैं। और पत्थर का एक बड़ा सा बाड़ा बनाया जाता है जो प्रदक्षिणा पथ के बाहर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर, और स्तूप के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पर एक छत्र होता है और इसे हम, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा यस्ती होता है और वहाँ पर हर्मिका, एक बड़ा सा गोलाकार और जो हमारा चौकोर जो स्थिति होती है वो वहाँ पर बनाई जाती है। स्तूप जो है वो गुंबदाकार होता है, पूर्वी तोरण होता है, एक पश्चिमी तोरण होता है। इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है स्तूप का बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो कि सबसे प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है वो हमारा सांची का स्तूप है। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है। अशोका के द्वारा बनवाया गया एक महत्वपूर्ण स्तूप हमारा सांची का स्तूप माना जाता है। ठीक है, तो इस स्तूप के बारे में हमने थोड़ा सा जाना और हम थोड़ी सी और चीज़ें इसमें जो ऐड करने की कोशिश करेंगे वो इस प्रकार से हैं। 1 मिनट। ठीक है, जब स्तूप का कोर और कच्ची ईंटों का बना होता था
ठीक है। ये स्तूप जो हैं कच्ची ईंटों के भी होते थे और फिर उनके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता था, ठीक है। अब इनसे संदर्भ में कुछ चीज़ें जो हैं वो हम और आगे देखेंगे। इसमें हम देखते हैं, ओके, इसमें हमें चीज़ें नज़र आती हैं स्तूप के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण स्तूप है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण स्तूप है, विश्व प्रसिद्ध स्तूप है। अशोक के स्तूपों में सबसे महत्वपूर्ण स्तूप इसे माना जाता है। उसके बाद सबसे प्राचीनतम स्तूप अगर हम बात करें तो पिपरहवा उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए थे, जिनमें एक हमारा राजगृह है, वैशाली, कपिलवस्तु, अलपकप, रामग्रम, बेडपीठ, कुशीनगर और पीपलगांव, ठीक है। पीपली वन जो है ना, वहाँ पर ये स्तूप बनवाए गए थे। अशोक के स्तंभों और अकेमीनियन स्तंभों के बीच में क्या अंतर है, इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी अक्सर पूछता रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, ये हमारा डिस्कशन 10 अक्टूबर को होने वाला यूपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे संदर्भ में हम जो टेस्ट सीरीज़ भी डिस्कस करेंगे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने के अभी बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इससे कि आपको होने वाला जो लाभ है उसको आप भरपूर तरीके से उठा सकें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे देखते हैं कि अशोक के जो स्तंभों और अर्केमीनिया के जो स्तंभ हैं उनमें क्या अंतर है। अकेमीनियन जो स्तंभ हैं वो, देखो, अशोक के स्तंभ जो हैं वो स्तंभ एकास्म थे, मतलब एक ही पत्थर को काटकर स्तंभ बनाए जाते थे, ठीक है। एक ही खंड को काटकर स्तंभ बनाए जाते थे और मुख्यतः चुनार के यानी कि बलुआ पत्थर से ये स्तंभ बनाए गए हैं अशोक के। लेकिन अगर हम अकेमीनियन स्तंभों की बात करें तो ये स्तंभ बलुआ पत्थर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बनाए गए हैं। तो इसमें एकास्म पत्थर का उपयोग नहीं हुआ और बलुआ पत्थर का उपयोग तो इसमें भी किया जा रहा है। ये हमें लेस कॉमन बात नज़र आती है स्तंभों को देखते हुए। उसके बाद हम स्थानों की बात करें तो अशोक के स्तंभों को राजकीय ढंग से स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया था, ठीक है। अशोक के स्तंभों को राजकीय ढंग से स्थापित किया गया था, जबकि अकेमीनियन जो स्तंभ हैं वो राजभवनों से संलग्न होते थे और इनके अशोक के स्तंभ जो हैं राजकीय ढंग से स्वतंत्र रूप से अलग अलग स्थानों पर भी इनको स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकप्रिय जो कलाएँ हैं जो कि अशोका के टाइम पीरियड में काफ़ी फेमस रही हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुछ लोकप्रिय कलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजकीय संरक्षण में अशोका के टाइम पीरियड में बहुत सारे गुहा स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मृतभांड व्यक्तिगत प्रयास से लोगों के द्वारा ही इनको चालू किया जाता था। जैसे लोकप्रिय कला के बारे में हम जब बात करते हैं, और इसमें हमारे गुफा स्थापत्य में अगर हम देखें तो गुफा में जाकर के वहाँ पर अलग तरीके के स्ट्रक्चर, मतलब एक ही पत्थर है उसको काट करके गुफा बनाई जाती थी। मौर्य काल में ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता था, तो मौर्य काल में ये स्ट्रक्चर बौद्ध भिक्षुओं को रहने के और उनके पूजा पाठ और उनके ध्यान आदि को ध्यान में रखते बनाया जाता था। ये दो प्रकार के होते थे। एक जो स्ट्रक्चर होता था वो हमारे हुआ करते थे, जिनको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जो होते थे वो पूजा पाठ के लिए इनका यूज़ किया करते थे, जैसे बिहार होते थे, और एक जो होते थे वो पूजा पाठ आदि के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो जैसे बराबर की गुफाएं अलंकृत की गई हैं, ये देखो आपको गुफाएं नज़र आ रही हैं बराबर, ठीक है। ये गुफाएं हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण गुफाएं मानी जाती हैं, जो आजीवक उपयोग करते थे। जैन आजीवक भी इनका उपयोग करते थे और बौद्ध भी इनका उपयोग किया करते थे, ठीक है। जैन आजीवक और बौद्ध दोनों ही इनका उपयोग किया करते थे। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो हमें यहाँ पर कुछ मठों के रूप में कुछ अलग ही स्थिति नज़र आती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि बिहार में बराबर की गुफाएं जो हैं, ठीक है, नागार्जुनी की गुफाएं भी बिहार में ही हैं। ये सारी की सारी जो गुफाएं हैं, ये सारी की सारी गुफाएं आपकी अशोक के पोते यानी कि नाती ने, जिनका नाम दशरथ था, उन्होंने ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई थी, ठीक है। और ये अत्यधिक पॉलिशदार हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं
मौर्यकालीन मूर्तिकला की। तो मौर्यकालीन मूर्तिकला की जो अगर हम बात करें तो ये मूर्तिकाल जो मूर्तियाँ हैं मौर्यकाल में, ये ठीक है, ये धार्मिक प्रवृत्ति की मूर्तियाँ हुआ करती थी। मूर्तियाँ तो धार्मिक ही होती हैं, लेकिन मौर्यकाल में 2 प्रसिद्ध मूर्तियाँ काफ़ी रही हैं। एक यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है। तो हमें मौर्यकाल की अगर हम मूर्ति कला के बारे में देखें तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति को विशेषकर आपको ध्यान रखना है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, ठीक है। तो मौर्यकाल की 2 प्रसिद्ध मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति हैं। ये तीनों धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध के लिए पूजनीय थी। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख हमें तमिल रचना शिल्पादिकरम, तमिल की एक महत्वपूर्ण रचना शिल्पादिकरम है, वहाँ से मिलता है। इस प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे, ठीक है। आगे जब हम देखते हैं तो हमें और भी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। जैसे कि हम इसको देखते हैं, जैसे ये मूर्ति हमारी है यक्ष और यक्षिणी की, ये हमारी यक्ष और यक्षिणी की 2 मूर्तियाँ यहाँ पर दिखती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें नीचे तो हमें यहाँ पर कुछ मृतभांड नज़र आते हैं, ठीक है। क्या नज़र आते हैं यहाँ पर? हमें कुछ मृतभांड नज़र आते हैं। मौर्यकाल के मृतभांड अगर हम देखें तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड हुआ करते थे, यानी कि NBPW यानी कि, और दूसरा चित्रित धूसर मृतभांड, ये हमारे चित्रित धूसर मृतभांड भी हुआ करते थे। ये मृतभांड काले रंग के होते थे, अत्यंत चमकदार होते थे। सामान्यतः इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं को रूप में किया जाता होगा। प्रायः उच्चतम स्तर में अगर मृतभांडों की बात करें तो हमें इस तरीके के मृतभांड नज़र आते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मौर्यकाल की, ठीक है। तो मौर्यकाल की जब हम बात करते हैं तो हमारा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल की जो आर्ट एंड कल्चर जो है, आर्किटेक्चर्स है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपका शुंग काल, आपका शक काल, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए हमारा डिस्कशन जो है वो हम मौर्य काल तक ही रखेंगे। इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं 2014, 15, 16, इन सब के जो क्वेश्चंस जो है हमारे प्रीवियस ईयर, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं पिछले ईयर्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, ओके। तो हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, जो कि 2006 में यूपीएससी में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न में है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमें प्रसिद्ध स्थान और दूसरी तरफ हमें क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। जो प्रसिद्ध स्थानों में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें एक पूरी लिस्ट नज़र आती है, और वो लिस्ट जो है उसमें हमें पहले बोधगया, खजुराहो, शिरडी, नासिक और तिरुपति, और इससे सामने हमें क्षेत्र नज़र आते हैं। तो और इसमें नीचे बोला गया है, इसमें जैसे बोधगया के सामने, आपका बोधगया के सामने बघेलखंड, ये बघेलखंड, बोधगया बुंदेलखंड से संबंधित है, खजुराहो बुंदेलखंड से संबंधित है, शिरडी विदर्भ से संबंधित है, नासिक मालवा से संबंधित है, और तिरुपति जो है वो रायलसीमा से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब हमें देखना ये है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, और ये हमारे लिए कहाँ तक उपयोगी होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन जो दिया गया है वो है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही है। उपर्युक्त जो हमारे युग्म दिए गए हैं उनमें कौन सा सही है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो ये जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर्स है वो हमारा सी है, यानी कि जो हमारा सी आंसर्स है उसमें हमें ये समझ में आता है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको पता है कि हमारा जो खजुराहो है वो बुंदेलखंड में आता है, तो ये हमारा सही हो जाता है। उसके बाद हमारा 5वें नंबर का जो तिरुपति है, जो रायलसीमा यानी कि ये आंध्र प्रदेश में आ जाता है, तो हमारा खजुराहो बुंदेलखंड। शिरडी विदर्भ में नहीं आता, ठीक है। नासिक मालवा में नहीं आता, ठीक है। शिरडी जो हमारा है वो हमारा औरंगाबाद में आता है, ठीक है। खजुराहो हमारा बुंदेलखंड में आता है, ये सही है। और बोधगया हमारा बिहार में पड़ता है, ये हमारा बघेलखंड से संबंधित नहीं है। तो हमारा यहाँ पर सी नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाता है।
दूसरा हमारा क्वेश्चन है अजंता और महाबलीपुरम, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बात या बातें समान हैं। पहला पहला हमारा है कि दोनों एक ही समय में निर्मित हुए थे। उसके बाद है दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं। तीसरा दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं। तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि अजंता और महाबलीपुरम क्या दोनों एक ही टाइम पीरियड में बनाए गए थे, दोनों के जो संप्रदाय हैं वहाँ पर संबंधित जो मूर्तियाँ जो गुफाएं हैं वो क्या एक ही संप्रदाय से संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर जानने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ अजंता कहाँ पर है और महाबलीपुरम कहाँ पर है। इन दोनों का हमें टाइम पीरियड अगर पता चल गया तो हम इस क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा केवल और केवल बी है, मतलब केवल बी मतलब तीसरे नंबर का, यानी कि दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं और ये दोनों जो ऊपर वाले जो हमारे 1 और 2 है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, मतलब दोनों ही एक ही समय काल के नहीं हैं और दोनों एक ही संप्रदाय से संबंधित भी नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कि 2015 का ये क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप कौन कौन से जो परिवर्तन हैं वो हुए। जब भारत आया तो कौन कौन से परिवर्तन हैं वो हुए, यहाँ पर हम वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है और इसके आंसर्स अगर हम देखें तो वो हमारा है था केवल बी, यानी कि केवल 3, यानी कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। बाबर जब आया भारत में तो उसने बारूद का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, उससे पहले ही यहाँ पर बारूद और जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर का जो आंसर्स है वो बी हो जाता है। आगे पेज पर हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो हमारा क्वेश्चन है कि भारत के कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति या महाबलीपुरम स्थित शैलकृत। तो आप बताइए कि यहाँ पर सबसे पहले जो पुरातात्विक इतिहास में किसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसका निर्माण देखें तो सबसे पहले इससे निर्माण हुआ था धौली स्थित शैलकृत हाथी। ये धौली स्थित शैलकृत हाथी ये जो प्लेस है वो कहाँ पर है, धौली कहाँ पर है, इसका हमें प्लेस जगह और ये किसने बनवाया था इसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। ठीक है, हम आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम देखें अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। श्रीशैलम, ओमकारेश्वर, पुष्कर, और उनके सामने हमें कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं कि कौन सा जो प्लेस है वो किस पहाड़ी पर है। तो इससे संबंधित हमें कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं, श्रीशैलम, ओमकारेश्वर और पुष्कर। तो आपका जो ओमकारेश्वर है वो सतमाला पहाड़ियों पर है, ये हमें देखने वाली। पुष्कर महादेव पहाड़ी पर है, ये हमारा देखने वाली बात है। कौन सा सम्मिलित है कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका जवाब होगा केवल एक, यानी कि श्रीशैलम जो है वो नलमला की पहाड़ियों पर है। ओमकारेश्वर आपकी सतमाला की पहाड़ियों में नहीं आता। ओमकारेश्वर आपका आता है कहाँ पर, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर। ठीक है, ओमकारेश्वर आपका आता है, ठीक है, विंध्य में आता है, मालवा के पठार में आता है। और आपका पुष्कर जो है राजस्थान में है, ये महादेव की पहाड़ियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। पुष्कर आपका हो जाएगा अरावली की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने देखे। आगे हम देखते हैं और पीछे की कुछ चीज़ें यहाँ पर था। हाँ, एक क्वेश्चन और है 2014 का और वो क्वेश्चन हमारा है 1 मिनट। वो क्वेश्चन है कि बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में, बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सही जोड़ियाँ हैं। ताबो मठ मंदिर परिसर, लखांग मंदिर नाको,
और अल्बी मंदिर परिसर लद्दाख। अब इनमें हमारा कौन सा सही है कौन सा नहीं है इसको हमें यहाँ पर देखना है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा होगा सी, यानी कि 1 और 3 इनकी ताबो मठ ये हमारा स्पीत घाटी में है, बिल्कुल सही है। और हमारा अल्बी मंदिर परिसर लद्दाख में है, बिल्कुल सही है। और जो लवोत्संग मंदिर है वो किन्नौर ज़िले में है, नाको गांव में। कहाँ पर है ये? किन्नौर ज़िला। ये कहाँ पर है? किन्नौर ज़िला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हमारा आ जाता है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम डिस्कस करते ही जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमारा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द में से किससे संदर्भित है? गांव के बुजुर्गों की सभा, एक धार्मिक संप्रदाय, मंदिर निर्माण करने की एक शिला और एक प्रशासनिक पदाधिकारी। तो पंचायतन जो है वो मंदिर निर्माण की एक शैली है। ठीक है, और पंचायतन मंदिर निर्माण की किस प्रकार की शैली है? तो पंचायतन में क्या होता था, एक शैली है और 4 कोनों पर 4 मंदिर होते थे। मतलब क्या है, आप समझ में आ रहा है? मतलब 4 कोने होते थे, एक मंदिर है। ठीक है, इस तरीके का एक मंदिर हुआ, इसमें एक ये है, एक ये है, एक है। चारों कोनों पर हमें 4 मंदिर होते थे, छोटे छोटे से मंदिर होते थे। इन सभी मंदिरों में जो चबूतरे होते थे उनके केंद्र पर, चबूतरों के जो केंद्र पर मुख्य मंदिर हुआ करता था। इसमें एक हमारा मुख्य मंदिर हुआ करता था। तो इस शैली को हम पंचायतन शैली कहते हैं। जैसे पंचायतन शैली में अगर हम बात करें तो आपको झांसी में विष्णु मंदिर है, झांसी का जो विष्णु मंदिर है, जो हमारा झांसी का विष्णु मंदिर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, झांसी या ललितपुर का जो विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो हमारे इतने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और इस सीरीज़ का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।